Our next topic is the fundamental accounting assumption and concept. It means that when we record our financial information, we maintain our financial records, some assumptions and concepts are to be assumed when we prepare our annual accounts. तो जो accounting assumptions हैं, these are the fundamental accounting assumption जो हम फॉलो करते हैं, अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लेके चलते हैं, जिनके बेसिस पे हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं. अजम्पशन मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस में ऐसा होगा. जो हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, इसको हम AS1 मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 जो है वो बोलते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास जो हमारी अजम्पशन है दैट इज़ गोइंग कंसर्न अजम्पशन. इसको हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स कि जो हमारा बिजनेस है, जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट या उसकी लाइफ जो है वो हम डिटर्मिन नहीं करते. तो जो हमारा बिजनेस है हम ये अज्यूम करके चलते हैं द बिजनेस शिल कॉन्टिन्यू, वो हमेशा चलता रहेगा, नंबर ऑफ़ ईयर्स तक वो चलता ही रहेगा. जब तक वो बिज़नेस हमें प्रॉफिट देकर जा रहा है और हम उसको बंद नहीं करते तब तक वो बिज़नेस गोइंग कंसर्न है. और जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसकी लाइफ हम डिटर्मिन कभी नहीं करते. आपने एक बिज़नेस शुरू किया, आज अगर आपने उस बिज़नेस को शुरू किया तो आप कभी भी साथ में उसकी बंद होने की डेट डिटर्मिन नहीं करते. तो इट मीन्स हमारा जो बिज़नेस है वो एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी में चलता ही रहेगा. और जब तक हमारी इंटेंशन नहीं है हमारे बिज़नेस को बंद करने की, तब तक वो बिज़नेस चलता ही रहेगा. बट इस कॉन्सेप्ट में एक डिस्टिंक्शन है. हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, जिसको हम नंबर ऑफ़ ईयर तक उस एक्सपेंस को हम ट्रीट करते. जैसे कि हमने एक फ़िक्स्ड एसेट खरीदी और उस एसेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. उसके खर्चे को जो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया उसको हम नंबर ऑफ़ ईयर तक लेके चलते हैं. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, जिसमें हम उसके बेनिफिट्स जो भी हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम कर लेते हैं, लाइक सैलरी, वेजेस, दीज आर आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें हम एक एसेट लेते हैं. जब हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको हम डिटर्मिन कर लेते हैं कि हमने 10 ईयर्स तक इस खर्चे को बेयर करना है या उस पर डेप्रिसिएशन हमने 10 ईयर तक चार्ज करनी है. तो उसको हम डिटर्मिन, उसकी लाइफ जो है वो डिटर्मिन करते हैं. बट बिज़नेस की जो लाइफ है वो हम डिटर्मिन नहीं करते, वो कॉन्टीन्यूटी में हमारा बिज़नेस चलता ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अ मशीनरी इज़ परचेज्ड इज़ एक्सपेक्टेड to last 10 years and the cost of the machinery is spread on the suitable basis and over the next 10 year of ascertaining the profit or loss. जो डेप्रिसिएशन है हम इस पर चार्ज करते हैं क्योंकि बेसिकली जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसको हम कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं और हर साल हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. तो यहाँ पे जो लाइफ डिटर्मिन है 10 ईयर्स की, कि नेक्स्ट 10 ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और जैसे जैसे हमारी एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी. हमने जैसे एक एग्जांपल की थी, 1 लाख की एसेट है, 10,000 हर साल मान लो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है. तो हर साल 10,000 जब निकलता रहेगा तो लास्ट जो 10th ईयर हमारा आएगा 10,000 में से 10,000 ही माइनस हो जाएगा, तो हमारी एसेट की वैल्यू ख़त्म, नील बन जाएगी. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि बिज़नेस जो है वो कॉन्टीन्यूटी में चलता रहेगा. बट जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है, ये और ये अलग चीज़ है. जो हमारा बिज़नेस है उसकी लाइफ की हम बात करें कि ये नहीं कि 10 ईयर आफ्टर आपकी एक फ़िक्स्ड एसेट ख़त्म हो गई है तो हमारा बिज़नेस भी गोइंग कंसर्न नहीं रहा. ऐसा नहीं है. गोइंग कंसर्न मीन्स जो हमारा बिज़नेस है वो कॉन्टीन्यूटी में हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि वो कॉन्टीन्यूटी में चलता रहेगा जब तक कि हमारी इंटेंशन नहीं है उस बिज़नेस को बंद करने की. बट फिक्स्ड एसेट्स के केस में जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उस पर हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं,
तो अगर हमने 10 साल डेप्रिसिएशन चार्ज की तो 10th ईयर में आके हमारी एसेट ख़त्म हो जाएगी, वो एक एसेट ख़त्म हुई है, तो हमारा बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी में फिर भी चलता रहेगा, क्योंकि हम ये डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करें तो उसी के बेसिस पे हम अपने प्रॉफिट और लॉस को कंसीडर करते हैं। जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन इसकी होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो हमारा बिजनेस है वो कॉन्टीन्यूटी में चलता रहता है, गोइंग कंसर्न है। नेक्स्ट इज दी कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन के अकॉर्डिंगली जो बिज़नेस में हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूज़ की है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हो उसी को हर साल हम अप्लाई करते हैं, और उसी के बेसिस पे जो हमने मेथड यूज़ किए हैं उसको हम कन्वीनियंटली उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं, और फर्दर अगर आपने कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन भी तभी बेस्ट माना जाता है। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन के अकॉर्डिंगली एक बार जो प्रैक्टिस आपने सिलेक्ट की है, हमने जो उसको अडॉप्ट किया, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। उस साल के बाद उसको हम यूज़ करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल ले रही हूँ। पहले अभी हमने यहाँ पे एक बात की थी डेप्रिसिएशन की, विच मीन्स टाइम के साथ साथ हमारी एसेट की वैल्यू ख़त्म होती रहती है। वैसे इसके ऊपर हमारा एक पूरा चैप्टर होगा आगे जाके, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। जो डेप्रिसिएशन होती है इसको चार्ज करने के भी हमारे पास मेथड्स होते हैं। बेसिकली दो मेथड जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ दी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड सेकंड वन इज़ दी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आपने जिस मेथड के अकॉर्डिंगली अपनी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना शुरू किया, हम उसी मेथड को ईयर आफ्टर ईयर यूज़ करेंगे, क्योंकि चाहे ये दो मेथड हैं पर दोनों के अकॉर्डिंगली हमारी एसेट्स की वैल्यू डिफ़र होती है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी वो डिफ़र होगी। सो फॉर एग्जांपल टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, रिटन डाउन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, आर इक्वली एक्सेप्टेड। दोनों मेथड ठीक है, बट इस अजम्पशन के अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंसी मीन्स आपने वही कंसिस्टेंसी रखनी है जो आपने मेथड एक बारी चूज़ कर लिया, उसी को हम अप्लाई करेंगे, तभी हमारे जो अकाउंटिंग ईयर की इंफॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंसी में रहेगी, तभी हम उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे। हमने एक बारी जिस मेथड को, जिस रूल को फॉलो कर लिया, उसी रूल को ईयर आफ्टर ईयर हमने फॉलो करना है, तभी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होगी। एक साल हमने एक मेथड अडॉप्ट किया, दूसरे साल दूसरा मेथड अडॉप्ट किया, तो हमारे प्रॉफिट्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और इससे हमें जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये थी हमारी कंसिस्टेंसी अजम्पशन। नेक्स्ट इज़ दी एक्रूअल एग्जम्पशन। एक्रूअल मीन्स पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग भी हम इसको बोलते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली जो हमारी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमने अपनी अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, इसको हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हमारी अराइज हो जाती है। हम ये वेट नहीं करते कि ये सेटलमेंट हमारी होगी तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही ट्रांजैक्शन हमारी शुरू हो जाती है वैसे ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे अभी बैलेंस आपका पेंडिंग ही क्यों ना हो। इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कोई भी एसेट परचेज़ की, मेरी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कंप्यूटर परचेज़ किया 1 जनवरी 2019 को। अमाउंट इज़ ₹5 लाख। हमने परचेज़ कब किया इसको? 1 जनवरी को। एंड 5 लाख टू बी पेड ऑन 15 अप्रैल। परचेज़ हमने जनवरी को किया बट पेमेंट हम कब कर रहे हैं? 15 अप्रैल। बट हमारे बिजनेस में एसेट कब आ गई है? 1 जनवरी को। सिंस द एसेट्स हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द एंटरप्राइज व्हेन 1 जनवरी 2019। बट जो पेमेंट है हमारी वो क्लियर हो रही है 15 अप्रैल, जिससे कि हमारा एक नया साल शुरू हो जाएगा। हमने फाइनेंशियल ईयर के बारे में पढ़ा था जो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। सो इट मीन्स इस अजम्पशन के अकॉर्डिंगली जैसे ही हमारे पास
हमारी बुक्स में द ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज़ एंटर्ड इनटू। जैसे ही एंटर हो जाती है हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो सेल या परचेज़ कंप्लीट अभी हुई है नहीं हुई है, हमने पेमेंट कर दी है पूरी नहीं की है, हमने कैश पूरा रिसीव किया है चाहे नहीं किया, जैसे ही वो एंटर होगी हमने उसको रिकॉर्ड कर। हमने एसेट तो ख़रीद ली है 1 जनवरी की 5 लाख की एसेट है, चाहे हम उसकी पेमेंट के लिए हमने टाइम पीरियड मांगा हुआ है 15 अप्रैल को करना, तो ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगी 1 जनवरी को, ना कि 15 अप्रैल को जिस दिन हम क्लियर पेमेंट करें। तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंगली, एक्रूअल अजम्पशन के अकॉर्डिंगली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जैसे ही वो अराइज होती हैं हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे आपने पूरा कैश पे किया है, चाहे आपने रिसीव करने की बात है आपने रिसीव किया है, तो जैसे ही ट्रांजैक्शंस अराइज होंगी वैसे ही हम अपनी बुक्स में उसको उसी डेट पे रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास एसेट कब आई है 1 जनवरी की, तो हमने 1 जनवरी को ही इसको रिकॉर्ड करना। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल है, दैट इज़ हमने सेल की है गुड्स टू मेसर्स VS कंपनी ऑन 27 February 2019 for 15,000 on credit for 2 months. The sale must be recorded on 27 February 2019 along with the amount जो हमने 27 अप्रैल को रिसीव कर। So the transaction is recorded because the revenue has been earned and although the amount has not been received and should be record the purchase in the books of accounts on 27 February 2019 because the goods have been purchased although the amount has not been paid. तो इसके अकॉर्डिंगली भी हमने जो सेल की है वो 27 फरवरी को की है, हमारा स्टॉक जा चुका है, उसने 2 मंथ का टाइम पीरियड मांगा है, क्रेडिट पे लिया है, तो क्योंकि हमारे पास ट्रांजैक्शन 27 फेब की होगी हुई है तो हमने उसी डेट को इसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमारी सेल 27 फेब की होगी, ना कि जिस दिन हम पैसे रिसीव करें 27 अप्रैल को हमने इसको रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारी परचेज़ और सेल की हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं एक्रूअल बेसिस अजम्पशन में, जिसमें हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेना है जैसे ही वो अराइज होती है। हाँ, एक थर्ड केस और हो सकता है जिसमें अभी आपने वर्बली कॉन्ट्रैक्ट किया है बट आप उसको अगर परचेज़ ही 2 महीने बाद कर रहे हो तब वो 2 महीने बाद रिकॉर्ड की जाएगी, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुकी हैं गुड्स तो हमने तभी उसको रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे आपने पैसे रिसीव किए चाहे आपने अभी पेमेंट नहीं की। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग अजम्पशन जिनके बेसिस पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमने अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही रिकॉर्ड करना।